आपका नाम क्या है और आप बलूचिस्तान में कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम सम्मी दीन बलोच है। मैं लापता डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की बेटी हूँ। मेरा ताल्लुक़ आवारान मशक़े से है। मेरा नाम सायरा बलूच है। मेरा ताल्लुक़ खुसदार बलूचिस्तान से है और मेरी उम्र इस वक्त 19 साल है। मेरा नाम अमीनुल्लाह बादीनी है। मेरा उम्र 32 साल है और ये मेरा छोटा भाई नसीबुल्लाह है, जो कि मैं नौशकी से आया हूँ इसकी लापता होने के केस दर्ज करने के लिए। आपके ख़ानदान का कौन सा शख्स लापता है और उसकी कहानी क्या है? जी, मेरे वालिद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे और एक पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट भी। उनको 28 जून 2009 को उनके हॉस्पिटल के अंदर से दौरान ड्यूटी, जो सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रहे थे, उसी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर से करीब 10-11 बजे के करीब जो है वहाँ पे सिक्योरिटी के एहलकार आए और उन्होंने ज़बरदस्ती करके मेरे वालिद को सबसे पहले उसके हाथ पाँव बांध कर उनको जो है उन पर तशद्दुद करके ज़बरदस्ती अपने गाड़ी में डालकर फ़रार हो गए। और उस दिन के बाद से हमें नहीं पता है कि मेरे वालिद कहाँ हैं, किस हाल में हैं। और अभी उनकी जबरी गुमशुदगी को 15 सालों का तवील अरसा मुकम्मल होने जा रहा है। और इन 15 सालों में हमारी पूरी ज़िंदगी, हमारी जो है, उस वक़्त मेरी उम्र 10 साल की थी और आज मैं जो है एक यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म हूँ। और ये पूरा जो है, ये 15 साल हमने सड़कों पर एहतिजाज करते हुए, अदालतों के सामने बैठकर इंसाफ का मुतालबा करके, हुकूमतों के सामने फ़रियादों में गुजर गई। कभी ये हुकूमत के सामने आके फ़रियाद करना, कभी दूसरी हुकूमत के सामने आके फ़रियाद करना। तो ये मेरी ज़िंदगी के बेशतर दिन इन्हीं सड़कों पर, इन्हीं एहतिजाजों में और इंसाफ का मुतालबा करते हुए गुजरी हैं। मेरा भाई आसिफ बलूच और कज़न रशीद बलूच, जिन्हें 31 अगस्त 2018 को नौशकी का एक मशहूर पिकनिक पॉइंट है जंगी नावड़, वहाँ से पिकनिक मनाते हुए दोस्तों के हमरा हिरासत में लिया गया और उनकी गिरफ़्तारी CTD के नाम से ज़ाहिर हुई, जो CTD आए रोज़ बलूचिस्तान में फ़ेक इनकाउंटर्स के नाम पे नस्ल कुशी कर रही है। तो भाइयों की गिरफ़्तारी ज़ाहिर हुई, उनके तशद्दुद-ज़दा तस्वीरें वायरल की गई, लेकिन उसके बाद 6 साल हो गए हैं, हम नहीं जानते वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। मेरा भाई बलूचिस्तान पुलिस का एक मुलाजिम था, जिसे 6 सालों से लापता किया गया है। हम नहीं जानते मेरे भाइयों का जुर्म क्या है, ना ही उनका जुर्म साबित किया जा रहा है और ना ही उन्हें किसी अदालत में, किसी जेल में पेश किया जा रहा है। कई सालों से हमारे केसेस हाई कोर्ट में चल रहे हैं। हर कमीशन में, हर हुकूमत में कमीशंस बनती है, हम हर कमीशन में पेश होते आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमें सिर्फ टार्चर किया जाता है ताकि हम खामोश रहें और वो ये आसानी से कह सके कि ये लोग दहशतगर्द हैं। हम लोग 4 भाई है और 4 बहनें हैं मेरी, और बहनों की शादी हो गई है, सबके 3-3 बच्चे हुए। अभी तक इसने उन लोगों का एक भी बच्चा नहीं देखा। हम लोग, मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ गया, मेरी माँ को शुगर का भी मरीज़ है, अभी वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है। हम लोगों के घर में बहुत अज़ियतनाक एक मंज़र है। ना हम लोग ईद को खुशी मनाते हैं, ना हम लोग शादियों पे, हम लोगों के दिल पे कुछ भी नहीं लगता है। अभी मैं हज़ारों किलोमीटर इसी व्हीलचेयर पे आया हूँ, इसी उम्मीद पे कि मेरे भाई को शायद इंसाफ मिले, मेरे भाई को इंसाफ मिले। मेरे भाई क्योंकि एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट था और अच्छा स्टूडेंट था, एक स्पोर्ट्समैन भी था, ताइक्वांडो में खेलता था, आलमी सतह पे भी उसने खेला है ताइक्वांडो के लिए, और वो बहुत बहुत इखलाक वाला बच्चा था और बहुत इन चीज़ों से दूर रहने वाला था। अभी मेरे भाई को इतने अरसे पर उठा कर लेकर गए हैं, हमें तो पता चले हमारे भाई के केस क्या है, हमारे भाई के ऊपर क्या साबित किया है उन लोगों ने कि 9 साल से उसको रखा हुआ है। अदालतें लाओ पेश करो, हमें नहीं कहते हमारे हाथ में दो, आप उसके ऊपर साबित करो, अदालतों में पेश करो, फिर सज़ा दो, हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस चीज़ पे हमें डाउट है कि 9 साल से हमारे भाई को अपने ज़िंदानों में बंद किया हुआ है, उसका कसूर क्या है? एक 19 साल का लड़का था, उस टाइम उसको लेकर गए, उसकी सारी खुशियाँ, उसकी सारी ख्वाहिशात, उसके सारे करियर को आप लोगों ने तबाह करके रख दिया है। अभी मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे भाई को बाजियाब किया जाए। हम कोई दहशतगर्द नहीं है, हम इस व्हीलचेयर पे दहशतगर्दी करने के लिए नहीं आए इधर, हम लोग अपनी बाइक की बाजियाबी के लिए इधर आए। हम लोग इधर भी कितनी अज़ियतों में दिन गुजार रहे, रात गुजार रहे, सर्दियों में, इस हालत में, कि ताकि हमारे भाई को इंसाफ मिले। मैं हुकूमत पाकिस्तान से और तमाम कानूनी अदारों से
दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे भाई नसीबुल्लाह आबादीनी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। ऐसी कौन सी डिमांड आप बलूचिस्तान से लॉन्ग मार्च के थ्रू इस्लामाबाद लेके आए हैं जिसके पूरा होने पे आप यहाँ से वापस जाएंगे? देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं हम इस्लामाबाद आए हैं। इससे पहले हम तकरीबन 8 से 10 दफ़ा इस्लामाबाद में आए। हमने पैदल लॉन्ग मार्च भी किया था, अगर आपको याद है, जो 2013 में एक पैदल लॉन्ग मार्च हुई थी बलूच मिसिंग पर्सनस के फैमिलीज़ की जानिब से। उस लॉन्ग मार्च में भी मैं शामिल थी। पैदल लॉन्ग मार्च करके 3000 से ज़ायद किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करके हम लोग इस्लामाबाद पहुँचे। 2 ट्रेन मार्च हुए हैं। डी चौक के सामने हम 10 दिनों तक धरना देकर बैठे हैं। हर दफ़ा जो है हमें यकीन दहानी की गई है, हमारे साथ वादे किए गए हैं, हमारे मुतालिबात पूरे करने के हवाले से यकीन दहानी की गई है, लेकिन हर दफ़ा ये तमाम यकीन दहानियाँ, ये बातें झूठ साबित हुई हैं। तो जो है अभी हम लोग आए हैं कोई एक पुख्ता यकीन के साथ नहीं कि हमें यहाँ पे इंसाफ मिलेगा, लेकिन अलबत्ता एक उम्मीद ज़रूर है कि हमारा मुतालिबा इस मुल्क के आइन और कानून के दायरा कार के अंदर है, और हमारे मुतालिबात जो है दुनिया की किसी भी आप जो है कानून के साथ आप उन्हें मैच करें, वो कोई भी इनको डिनाई नहीं कर सकता है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे लापता लोगों को आप अदालतों में लाएं। हमारे अगर लोगों ने कुछ भी किया है तो आप इस मुल्क के आइन और कानून के तहत उनको सज़ा दें, लेकिन जबरी तौर पर गुमशुदा ना करें। जबरी तौर पर गुमशुदगी के बाद उनके जो घर वाले होते हैं, जो एक इज्तिमाई सज़ा भुगत रहे होते हैं, घर के तमाम अफराद एक जहनी अजियत से दो चार हो रहे होते हैं, बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह हो रही होती हैं, उनकी बीवियों को ये नहीं पता होता है कि वो ख़ुद को बेवा कहें या शोहरों के लिए वेट करें। उनकी माएँ तड़प तड़प कर जो है वो इस दुनिया से चली जाती हैं, वो मर रही होती हैं, उनकी आखिरी जो है मुँह के अल्फाज सिर्फ उनके बच्चों का नाम होता है। तो ये एक बहुत एक तकलीफ दा प्रोसेस है। हम सिर्फ इससे निजात चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे लोगों को हमारे घरों तक पहुंचाएं। हम सिर्फ कह रहे हैं कि वही अदालतें जिसमें आप दुनिया के बड़े बड़े क्रिमिनल्स को लाकर उनको सज़ा देते हैं, तो हमारे लोगों ने ऐसा कौन सा बड़ा जुर्म किया है कि आप उनकी सज़ा ना सिर्फ एक शख्स को बल्कि उनसे जुड़े उनके ख़ानदान के जितने लोग हैं उन सब को दे रहे हैं। ये किसी के लिए भी इस तरह दुनिया की किसी भी कानून में नहीं है कि आप एक फ़र्द का जो है एक करदा गुनाह आप उसके तमाम फैमिली मेम्बर्स को दे दें। तो इसी उम्मीद के साथ हम आए हैं, हर दफ़ा एक नई उम्मीद लेके कि पिछली हुकूमत ने हमारे मुतालिबात को नहीं माना, शायद इस दफ़ा हमारी बात सुनी जाएगी। अगर पिछली दफ़ा हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिला तो शायद इस दफ़ा उम्मीद मिल जाएगी। और हम बार बार मायूस होते हैं, बार बार जो है हम नाउम्मीद हो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। हम वही उस मायूसी को दोबारा हम उम्मीद में डालते हैं और दोबारा से हम सड़कों पर एहतजाज के लिए आते हैं। कई सालों से हम एहतजाज करते आ रहे हैं। मेरे भाइयों की गुमशुदगी को 6 साल हो गए हैं। यकीन जाने इन 6 सालों में एक भी ईद ऐसी नहीं गुजरी है कि मैं अपने घर में हूँ। मैं प्रेस क्लब के सामने, मेरा घर खुशदार में है तो मैं क्वेटा जाया करती थी। मेरे वालिदैन बूढ़े हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है। इससे पहले हमने 2022 में क्वेटा में गवर्नर हाउस के सामने 50 रोज़ धरना दिया। बहुत से मुश्किलात का सामना किया, बूढ़े थे हमारे साथ, माएँ बच्चे, फिर भी हमने सब कुछ बर्दाश्त किया सिर्फ़ इसलिए कि हमारे प्यारे शायद वापस आ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी हमें झूठी तसल्लियाँ मिली। राना सनाउल्लाह आया, आज़म नज़ीर था, हमसे झूठे वादे किए और हम खुशी खुशी अपने घरों की तरफ गए कि शायद इस दफ़ा हमारी फ़तह होगी और हमारे प्यारे आएंगे। और मैं यहाँ आने के से पहले भी यही सोचती थी कि शायद इस दफ़ा ऐसा होगा कि मैं अपने भाई को देख सकूँगी। मेरे कज़न की वालदा जिसे 5 महीने पहले हार्ट अटैक हो गई और कलमे की जगह यकीन जाने वो अपने बेटे का नाम लेती रही और इंतकाल कर गई। ये मैं यही समझती हूँ कि इस माँ की आय इस रियासत को नहीं छोड़ेंगी। और यकीन जाने मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि एक दफ़ा मैं अपने भाइयों को देख लूँ और बस यही कहूँ कि बस है, अभी ख़त्म हो गया, इंतज़ार ख़त्म हो गया। ये तकलीफ़ जो हम सालों से बर्दाश्त करते आ रहे हैं ये ख़त्म हो गई। एक दफ़ा मैं अपने भाई के सीने पे सर रख कर रोना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती मैं अपने भाई को कहाँ ढूंढूं। 6 सालों से दर-बदर हो गई हूँ। पढ़ाई छोड़नी पड़ी हमें, सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें थी पढ़ने की, कुछ बनने की, सब ख़त्म हो गया। मैं कभी खुशदार से निकली नहीं थी, आज इतनी मजबूर हो गई हूँ कि अकेली सफ़र करती हुई इस्लामाबाद आई हूँ।
मुझे इस्लामाबाद आने का कोई शौक नहीं था, मैं मजबूर हूँ। मैं बलूचिस्तान से बिल्कुल अकेला निकला हूँ इसी व्हीलचेयर के। मैंने अपने लिए उधर से गाड़ी किया, इधर पहुँच गया। मैं इसी उम्मीद पे, अभी चंद दिन पहले एक बंदा छूट गया, 9 साल का था, तो उसी को देख के मुझे उम्मीद हुआ कि यार मैं चला जाऊँ उधर, खामखा मेरा भाई भी निकलेगा, मेरे भाई को भी 9 साल हो रहे। इंशाल्लाह अल्लाह की उम्मीद पे कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, तो इसीलिए मैं इधर पहुँच गया। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि बलूचिस्तान और रियासत के दरमियान मसला है क्या? देखिए, जब आप किसी एक घर में, एक फैमिली के अंदर आप अगर 3 से 4 बच्चों को बरतर ट्रीट करते हैं और एक बच्चे को आप कमतर ट्रीट करते हैं, तो वहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। ये तो एक रियासत है, इसको माँ का नाम दिया जाता है। बलूचिस्तान के लोगों को आप देखें, आज तक उनके पास है क्या? बलूचिस्तान के लोग आज भी जो है स्टोन एज के ज़माने की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बलूचिस्तान एक जो है माला माल सूबे होने के बावजूद भी वो आज वहाँ पर लोग जो है झोंपड़ियों में बैठे हैं, लकड़ियों के झोंपड़ियों में बैठे हैं। वो बुनियादी जो है हकूक़ अपने मांगते हैं। वो जो वसाइल जो कहते हैं कि दूसरे सूबों में जा रहे हैं, वही उन्हीं वसाइल में से जितना बलूचिस्तान के लोगों का हक़ है वो आप उनको दे दें। वही जो तालीम जो पंजाब, जो सिंध और KPK के लोगों में जो है बच्चों को तालीम दी जाती है, वही आप तालीम बलूचिस्तान में दे दें। वही जो एक सियासी जो है एक एक्टिविटीज़ हैं जो हर जगह दुनिया में हर जगह पर होते हैं, आप बलूचिस्तान के लोगों को इसकी इजाज़त दें। जो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती है वो दुनिया के हर कोने में है, आप बलोचों को इस चीज़ से जो है महरूम ना करें। और यही महरूमियों की वजह है कि सबसे पहले बलोच ने इस पर रेजिस्ट किया और सबसे पहले बलूचिस्तान के लोग ही उठाए गए। और उनमें मोस्टली हमारा पढ़ा लिखा तबका था, हमारे स्टूडेंट्स थे, डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, सब लोग जो है इस तरह की लोग थे। और जब हम सबसे पहले बलूचिस्तान के हवाले से जब हम सड़कों पर निकलते थे कि हमारे बच्चों को गायब किया जाता है, तो यही एक हम नैरेटिव देखते थे कि इनके लोगों ने ज़रूर कोई रियासत मुखालिफ एक्टिविटी किया होगा, तभी जो है इनके लोगों को गायब किया गया है। हम अक्सर इधर आते थे 2010 में, 11 में हम इधर प्रेस क्लब के सामने आते थे। यहाँ से पंजाबी जो है यहाँ पे फैमिलीज़ गुजर रहे होते थे, वो कहते थे कि क्यों हमारे बच्चों को नहीं उठाया जाता है, आप लोगों के बच्चों ने ज़रूर कुछ किया होगा। लेकिन आज वही सिनेरियो चेंज हो गया। आज हम देखते हैं पंजाब में भी बच्चे महफूज नहीं है, आज KPK में भी जो है लोगों को गायब करने का सिलसिला जा रहा है, सिंध में भी जो है लोगों को गायब करने का सिलसिला जारी है। तो इसका मतलब ये वो जो एक फ़ाल्ट है रियासत के उस सिस्टम के अंदर है। ये किसी एक तबके का मसला नहीं है, किसी एक कौम का मसला नहीं है, कोई एक रीजन का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में फैल गया है। अब तो कम से कम इन लोगों को समझ आ जानी चाहिए ये बात कि ये जो है रियासत की अपनी पॉलिसी है, ये रियासत की अपनी नाकामी है। इस चीज़ को जो है सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। किसी पे ये ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके बच्चे ने कुछ किया होगा तब आपके बच्चे को गायब किया गया है और मेरे बच्चे ने नहीं। आज जो है पूरे मुल्क में जो एक कैंसर ज़दा बीमारी की तरह जो एक जबरी गुमशुदगियों का मसला फैल गया है, इस चीज़ ने वाज़ेह साबित किया है कि ये किसी एक जो है कौम का या किसी एक दहशतगर्द अफ़ाल का मसला नहीं है। ये तो सिर्फ वही है कि आप बोलेंगे, आप खड़े होंगे, आप आवाज़ उठाएंगे, आप रेजिस्ट करेंगे, आपको उठा लिया जाएगा, और कोई भी बात नहीं है इस पर। हम वो बच्चे हैं जिन्हें बचपन से में स्कूल की जगह जो प्रेस क्लबों के सामने जाती हैं या किताबों की जगह हमारे हाथों में हमारे प्यारों की तस्वीरें होती हैं, और हम बात सीखते वक्त हम सिर्फ एक लफ्ज़ सीखते हैं, वो जस्टिस का होता है। मेरे भाइयों के मासूम बच्चे हैं, जो मेरे कज़न रशीद की बेटी जो 3 माह की थी, अभी 5-6 साल की है, जब उससे कोई पूछता है कि तुम्हारे वालिद का नाम क्या है, तो उसके ज़हन में हज़ारों सवालात जन्म लेते होंगे। जब टीचर उससे पूछती होगी कि तुम्हारे वालिद का नाम क्या है, या कि मेरे भाइयों के बच्चे 3 मासूम बच्चे हैं जो ज़हनी हवाले से बहुत ज़्यादा टॉर्चर हैं। मेरे भाइयों के बच्चे इस हद तक टॉर्चर है कि रात को नींद में भाई का नाम लेकर सोती हैं, नींद में बातें करती है, हमारा अब्बू सबसे प्यारा है, वो क्यों घर नहीं आता। या ईद के टाइम जब मैंने अपने भाइयों के बच्चों से पूछा कि आप लोगों के लिए कैसे कपड़े लूँ, तो उनका सिर्फ ये कहना था हमें कपड़े नहीं चाहिए, आप हमें बताइए इस ईद को अब्बू आएगा ना। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। या कि ईद के दिन हम प्रोटेस्ट की तरफ जा रहे थे, दूसरे बच्चे पार्कों की तरफ, तो मेरे भाइयों के बच्चों के हाथों में तस्वीरें और वो प्रेस क्लब के सामने थे।
तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कभी मैं भी सोचती हूँ कि आया हमारे साथ क्यों इस तरह हो रहा है। अगर हम कहते हैं हम पाकिस्तान की शहरी हैं, हमने बचपन से किताबों में भी यही पढ़ा था, लेकिन जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं इस तरह कोई रियासत अपने शहरियों के साथ नहीं कर सकता। और जब हम सवाल करते हैं तो हमारे सामने जंग की बातें आती है कि आप एक जंग ज़दा खत्ते से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए, मुझे और आपसे, रियासत से या जंग करने वालों से कोई लेना देना नहीं है। मेरा भाई आपके डिपार्टमेंट का मुलाजिम था, मैं आपकी शहरी हूँ और ये मेरा बुनियादी हक़ है कि आप मेरे भाइयों को लेकर आए, आप हमें जीने का तो हक़ दें। वो वसाइल की बात आती है, लेकिन हम यही चाहते हैं, हमें वसाइल कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ज़िंदा रहने, हमारे प्यारों को लेकर आए। सर आगाज़ तो यही है कि अभी उन लोगों को ठीक है, अगर कि बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है, जो गुनाहगार है तो उनको पकड़े ना, बेगुनाह लोगों पे क्यों और हाथ लगाते, बेगुनाह लोगों को क्यों पकड़ते हैं। सर हम लोग खुद ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं कि हम लोगों की फैमिली में आज तक एक भी एफआईआर पुलिस थाने में भी नहीं है। हम लोग बिल्कुल पुरअमन बंदे, पुरअमन लोग हैं, लेकिन हम लोगों के साथ पता क्यों हो गया है, हमारे भाई के साथ क्यों हो गया। हमारे भाई पढ़ने लिखने वाला, बहुत शौक़ रखने वाला बच्चा था पढ़ने लिखने पे, लेकिन आज मुझे तकलीफ़ इस बात का हो रहा है कि उसके पढ़ने का करियर तो वैसे भी ख़त्म हो गया, उसका लास्ट ज़िंदगी का चंद दिन है वो हम लोगों के पास पहुँचा है। क्या आपको चीफ जस्टिस पाकिस्तान जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, उनसे किसी किस्म की कोई उम्मीद रह गई है? सर देखिए, इस बार ये वाला सवाल हमसे कई सारे जर्नलिस्ट्स ने पूछा है और इस बात का जवाब मैं एक जुमले में ही देना चाहती हूँ, सिंपली, कि अगर ये लोग वाकई में वही बलूची रवायत रखते या उस तरीके से जो बलोच की डेफिनेशन में एक बलोच होता है, अगर ये वही बलोच होते तो आज बलोच माएँ और बहनें इस्लामाबाद के दरवाज़े पर गिरफ़्तार नहीं होते, उनके सरों से चादरें नहीं उछाली जाती, उनके कपड़े नहीं फाड़े जाते, उनको 24 से 28 घंटों तक जो है जेलों में बंद नहीं किया जाता। ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि ये इतने सारे लोग आज जो है सेनेट चेयरमैन का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, चीफ जस्टिस का आप कहें, वज़ीर आज़म का कहें, जो है इंटीरियर मिनिस्टर का कहें, आप जो भी जितने बड़े बड़े जो है मनसब हैं उन सब पे जो है बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बैठे हैं, लेकिन उन्हीं आज तो कम से कम वो उन बलोच माँ और बहनों के लिए यहाँ पर वो इस्तकबाल के लिए उनके खड़े होते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो है इस्लामाबाद है या जो रियासत की इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठता है उसके लिए बलोच होना ये मैटर नहीं करता। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो हमसे झूठे वादे करके वोट्स लेकर वो इक़्तिदार में आती है और इस मसले को मजाक बनाते हैं। वज़ीर आज़म जो पहले कहता था कि ये मसला है ही नहीं, फिर बाद में बयान दिया कि ये 50 लोग हैं, अभी हमें दहशतगर्द करार दे रहे हैं। मैं उससे कहती हूँ आके आए हमारे सामने, हमें कहें हमने क्या दहशतगर्दी की है। पहले तो आपने हम पे लाठीचार्ज की, हमें ज़हनी हवाले से बग़ैर एफआईआर के आपने पागल औरत के साथ लॉकअप में रखा, 35 घंटों से ज़्यादा वक्त तक आपने हमें एक पागल औरत के साथ रखकर ज़हनी हवाले से टॉर्चर किया। फिर हमें क्वेटा भेजने की कोशिश की गई, हमारे दोस्तों के ख़िलाफ़ एफआईआर्स हुए और होना तो ये था कि पुलिस के ख़िलाफ़ एफआईआर होती कि उसने हम पे लाठीचार्ज की, हमारी बूढ़ी माँओं को घसीटा। मैं इसकी खुद गवाह हूँ। मैंने एक दोस्त को बचाने की कोशिश की, पुलिस मेल ने मेरे कंधों पे, मेरे सर पे इतनी लातें मारी ताकि मैं उस लड़के को छोड़ सकूं, लेकिन फिर भी मैंने नहीं छोड़ा। तो उसने बाकी मेल्स को ये ऑर्डर दिया पुलिस वालों को कि इसको भी उठा के फेंक दो गाड़ी में, और वो इस तरह नहीं कर पाए तो उन्होंने मुझे 5 ने धक्के मार के रोड पे गिरा दिया। ये इंसाफ मिला हमें इस्लामाबाद से। सर हम लोगों को तो मारा है, सरदारों ने मारा है, मीर मुतबरों ने मारा है। अभी जो कुछ भी है हम लोगों को दिलासे देते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं, हम आपके भाई को छुड़ाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इसी नाम पे हमसे वोट लेते हैं, हमसे अपना ज़रूरत का काम लेते हैं। फिर जब वो सीटों पे आते हैं तो हमें दहशतगर्द कहा जाता है, हमें फिर मायूसी का सामना करना पड़ता है। आजकल बिल्कुल अभी जो भी इधर सीटों पे बैठा हुआ है कोई किसी का नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर जो भी सीट पे बैठा हुआ है, मेरे ख़ुद के भी कज़न हैं, मेरे ख़ुद के भी अपने हैं, जो वज़ीर है, जो सेनेटर है,
लेकिन आज तक किसी ने कुछ नहीं किया हम लोगों के लिए। किसी एक ऐसी उस शख्सियत का नाम बताएं जिनसे आप ज़िंदगी में इंस्पायर्ड हैं। देखिए, शख्सियतें तो बहुत है, लेकिन मैं अगर मुतासिर हूँ तो मैं अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में एक तो उनको जबरी गुमशुदा तौर पर एक शौहर मिला और फिर उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा संभाला। एक स्ट्रॉन्ग मदर की तरह वो हमारी वालिद भी बनी और वालदा भी बनी। वो एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन मुझे अब भी याद है कि वो सुबह मेरे भाई का हाथ पकड़कर स्कूल लेकर जाती थी और फिर आती थी। वी वर एट ज़ीरो, लेकिन उन्होंने ज़ीरो से लेकर हमें मतलब बहुत ऊपर वो मुझे तैयार करके प्रेस क्लब के लिए भी तैयार करती थी, मेरे कपड़े तैयार करती थी, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। मेरी हर चीज़ में उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, मुझे करेज दिया है, मुझे हौसला दिया है। और ज़िंदगी के एक मकाम पे उन्हें ऐसा शायद ज़ाहिर सी बात है वो वालदा हैं, वो मेरी, वो डरती भी होंगी। और मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है और शायद वो मैंने मेरी माँ से लिया है, क्योंकि उन्हें मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। और जितनी ताकत मेरे अंदर है वो उनकी ताकत है, और आज भी मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। शायद मेरी माँ का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन मेरे वालिद के बाद वो मेरा हौसला है और उन्होंने मेरे वालिद से ज़्यादा भी मेरा ख्याल रखा है। मेरे वालिद साहब हैं। मैं उस वक़्त बहुत छोटी थी कि मेरे वालिद साहब को जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया, और ये उन्हीं की तरबियत थी, उन्हीं की अपने जो है फ़ाल थे, उनके एक्शंस थे जिनकी वजह से मुझे उन्होंने, शायद मैं इतनी कोई बड़ी नहीं थी कि वो मेरी कोई सियासी तरबियत करते या मुझे पढ़ाते सिखाते, लेकिन मैं कम उम्री में भी मैंने उनको जो है उनकी कमिटमेंट को देखा, उनकी डिटर्मिनेशन को देखा। मैंने उनको देखा कि वो कितने जो है ऑनेस्ट, कितने जो है एक इंसान दोस्त शख्स हैं, और अपने लोगों के लिए वो किस हद तक लड़ सकते हैं, अपने हकूक़ के लिए वो किस हद तक सामने आ सकते हैं। और यही वजह है कि उनकी जबरी गुमशुदगी के बाद भी मुझे वो हौसला, वो हिम्मत मिली, और उनके मैं जो है लड़ सकती हूँ अपने लोगों के लिए। एक शख्स है मारंग है, जिससे मैं ये सब कुछ हासिल करती हूँ, मुझे हौसला मिलता है। और अगर मुझसे कोई पूछे आपका लीडर कौन है, तो मैं मारंग को ही कहूँगी अपना लीडर। पहले तो नहीं था, अभी तो डॉक्टर को देखकर अभी हम लोग उसको अपना वो मानते हैं, आइडियल मानते हैं। हर तहरीक का अपना एक तराना होता है। क्या आपको मौसीकी से लगाव है और आपका फेवरेट तराना कौन सा है? देखिए, कुछ गुनगुनाने के लिए या बोलने के लिए तो हमारा तराना है जिसको हम बोलते हैं माचुक के बलोचानी। उसमें इसके अंदर इतनी तकलीफ़ है, इतना दर्द है जो हमें एक साथ जोड़ता है, जिसके लिरिक्स शायद कोई बोले कंप्लीट नहीं है, लेकिन वो चीज़ है जो हमें एक साथ जोड़ती है। एक दर्द है। तराना वो नहीं होता है जिसको आप प्रोनाउंस कर सके, जिसको आप गा सके। मेरे लिए हमारी जो नेशनल रेजिस्टेंस है, उसमें हमने जितना खोया है, उस खोने के अमल में वो चीज़ हमें जोड़ती है। उसकी वजह से हम चाहे डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट इवन दो ज़बानों से भी ताल्लुक़ क्यों ना रखे, लेकिन वो चीज़ है जो हमें जोड़ती है। वो ज़मीन है, वो उसकी मोहब्बत है, जिसकी मोहब्बत में मतलब माएँ अपने बेटों को कुर्बान भी कर देती हैं और हंस हंस के कुर्बान करती हैं। और एक ताकत है हमारे अंदर जो हमें टूटने नहीं दे रही है। एक हौसला है हमारे अंदर, और वो हौसला मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। जी, इस तरह के तो बहुत सारे हैं, स्पेशली हमारे अपने बलूची और बरावी में इस तरीके के बहुत सारे इनकलाबी और मोटिवेशनल सॉन्ग्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो फैज़ साहब की एक शेर है, हम देखेंगे, मैं जब भी किसी एक कश्मकश में होती हूँ, किसी तकलीफ़ में होती हूँ, या एक दो राहे पे होती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आती, तो सबसे पहले मैं उनको पढ़ती हूँ, फैज़ साहब को पढ़ती हूँ, और मुझे एक हिम्मत सी, एक हौसला मिलती है उनके इन अशार से। और स्पेशली जो है, हम देखेंगे, ऐसा कोई गाना नहीं है। देखिए, हम इतनी तकलीफ़ में हैं, हम इतने ठोकरें खा चुके हैं, अभी हमें ऐसा नहीं लगता कि हम ज़िंदा हैं, ज़िंदा लोगों की तरह। ना दिल में हमारे ख्वाहिशात हैं, ना कुछ भी नहीं है। बस एक आखिरी ख्वाहिश यही है कि एक दफ़ा हम अपने प्यारों को देख लें। बस तराना तो नहीं है, उस चीज़ का हमें शौक़ भी नहीं है।
तराने मारने के, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं बस हमारे भाई को बाजियाब किया जाए, हम हमारे घर की खुशियों को वापस लेकर आए।